देश में अब जल्दी से आपको इस वक्त की 5 बड़ी खबरें हम बताने जा रहे हैं। भारत चीन के बीच, जैसा कि जी न्यूज आपको लगातार ही बता रहे हैं, हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि राजनयिक स्तर की बातचीत संभव है और संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत बहुत जल्द हो सकती है। आप जानते हैं गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम के बाद से चाहे पीएलए हो या फिर चीनी सरकार, चीनी प्रशासन, वो भारत से बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक। आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। जी हां, आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से चीन का विदेश मंत्रालय इंकार कर रहा है। बहुत किरकिरी हुई है। दरअसल पीएलए की शर्मिंदगी का सबब है, इसलिए आंकड़ा नहीं बता रहा है चीन की सेना, बता ही नहीं रही कि कितने मारे हमने। और साथ ही आपको यह भी बता दें, सरकार ने चीन से आयात कम करने की योजना बना ली है। डिटेल्स मांगे गए हैं। सीआईआई और फिकी से इंपोर्ट को लेकर डिटेल्स मांगे गए हैं। देश में आपको आज सामने आया सबसे महत्वपूर्ण वीडियो दिखाएंगे, लेकिन 5 बड़ी बातें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। इसको नोट कर लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि राजनयिक स्तर की बातचीत संभव है। ये सूत्र बता रहे हैं कि संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है भारत और चीन के बीच। और साथ ही हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि भारत चीन के बीच, वैसे आपको बता दें, आप जानते हैं कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई, 6 जून को भी हुई थी, आज भी हुई। और मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से चीन के विदेश मंत्रालय ने इंकार कर दिया। बताएगा भी कैसे इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक, पीएलए मुझे कहना चाहिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो पर्सनल है, उनका नुकसान हुआ है चीन को। तो किस मुंह से अपनी जनता को शी जिनपिंग ये बात बताएगी। अब आपको एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज हम दिखाते हैं देश में। वीडियो ध्यान से देखिए। आप मास्क लगाया हुआ है सबने, और दरअसल ये वीडियो जो है भारत और चीन के सैनिकों का, ये अपुष्ट वीडियो बताया जा रहा है कि ये सिक्किम के नाकुला का है। सिक्किम के नाकुला का है बताया जा रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये हाल का इस वजह से लग रहा है क्योंकि देखिए मास्क पहना हुआ है। और इस वीडियो की पूरी कहानी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पुष्ट वीडियो को देख रहे हैं, तो हम तो यहाँ पर कहेंगे कि हमें इंतजार है गलवान के वीडियो का। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में आप जानते हैं रिवाज बहुत पुराना है कि बातचीत हमेशा बराबर वालों से की जाती है, और बातचीत की पहल हमेशा वो देश करता है जिसे अपने हार जाने का डर होता है। गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम से चीन का हाल भी यकीन मानिए इस समय कुछ ऐसा ही है। दरअसल चीन दुनिया को अपनी ताकत के भ्रमजाल में उलझाए हुए था, लेकिन गलवान में, ये बात आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि ये बात हमने आपको बार बार बताई है। अपने भ्रमजाल से दुनिया को भ्रमित किया चीन ने, लेकिन गलवान में भारत के जाबाजों ने चीन की सारी अकड़ निकाल दी। चीन की सेना का मनोबल, कहना चाहिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मनोबल या शी जिनपिंग की सेना का मनोबल, क्योंकि चीन की सेना नहीं है इस वक्त, बहुत गिरा हुआ, चाहे वहां की सरकार हो या पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो, इस वक्त भारतीय सेना के प्रहार से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना का प्रहार बहुत ज्यादा जोरदार रहा, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और जमीन पर हुई लड़ाई के तौर पर भी। भारतीय फौज की ये डबल स्ट्राइक, मतलब एक तरीके से गर्दन भी तोड़ दी, अकड़ भी तोड़ दी, गुरूर पर ग्रहण भी लगा दिया और चीन पर भी ग्रहण लगा दिया। चीन में इस वक्त भारतीय सेना का खौफ चल रहा, वहां की सरकार और चीन की फौज के बड़े बड़े अधिकारी तक ये सोच रहे हैं कि 2020 के भारत के सामने सम्मानजनक तरीके से सरेंडर कर दिया जाए, उसी में बेहतर है, वरना अक्सर चीन भी चला जाएगा हाथ से। जब उनकी कमांडिंग ऑफिसर जो एक पिता समान होते हैं, जो मुखिया है, जो टाइगर है पलटन का, जब उन्होंने वीरगति प्राप्त की, तो उसके बाद में वीर बिहारी, बजरंग बली और बिरसा मुंडा को याद करते हुए एकदम चढ़ गए। उस वक्त में 20 पीएलए वालों की गर्दन तोड़ दी। कोशिश है कि लड़ाई ना लगे, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर लड़ाई लगी तो एक एक भारतीय सैनिक 3 से 4 चीनी सैनिकों के बराबर होगा। और साथ ही साथ चीन ने ही खुद एक स्टडी की और कहा है कि भारतीय सेना माउंटेन और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में दुनिया में नंबर 1 है। यूएसए नहीं है, यूरोप नहीं है, चीन नहीं है, बल्कि भारतीय सेना नंबर 1 है। मतलब जैसा चीन का सामान वैसे चीन की सेना, गारंटी नहीं ली जा सकती है, पूरी तरह से नकली। अब आप समझिए कि गलवान की जीत भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बार बार आप सुन रहे हैं ना, गलवान में क्या हुआ, भारत ने बुरी तरह से पीट दिया, ऐसी पिटाई की, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गलवान का ये युद्ध, गलवान की ये लड़ाई, इसको ध्यान से समझिए। पहले सबसे अहम बात जो हो जाती है वो है भारतीय सेना के जवानों ने गलवान में चीन के सैनिक, यानी अब ध्यान से सुनिए, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना को हिंदुस्तान की सेना ने, हिंद की सेना ने सबक सिखा दिया। सीधा सीधा मैसेज गया दुनिया में। चीन की सेना में यहां पर आपको समझना है 21 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और भारतीय सेना में
विश्व में सबसे ज्यादा सैनिकों वाली पीएलए को बुरी तरह मारा है, यानी 21 लाख सैनिक पीएलए में, उस सेना को मारा है भारतीय सेना ने। और अमेरिका के बाद आप जानते हैं चीन का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा, मगर किस काम का जब ऐसे पिटाई होगी। दुनिया में अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है, मगर देखिए हाल क्या किया भारतीय सेना ने, यानी कि गलवान में हमने दुनिया की दूसरी सबसे अमीर सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भारत का रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और चीन का 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, और भारत ने गलवान में 4 गुना ज्यादा रक्षा बजट वाले चीन की गर्दन तोड़ दी। चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सबको डराने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस आर्मी का इस्तेमाल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस्तेमाल दुनिया को डराने के लिए किया जाता है, वो आज भारत से डरती है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि गलवान के बलवानों पर आपको गर्व करना चाहिए, क्योंकि भारत के इन वीरों ने, इन बलवानों ने चीन को यह बताया कि युद्ध भूमि में चीन की कागजी सेना हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है। आप पहले इस फर्क को समझिए कि चीन की सेना का कैसे हवा बनाया गया था कि बहुत खतरनाक है चीन की सेना। हाल देखिए क्या किया है, फर्क को समझिए आप। कहते हैं किसी देश को समझना हो तो आप देखिए कि वो देश अपनी सेना, अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ कैसे बिहेव करता है, उन्हें कैसे ट्रीट करता है। दरअसल हिंदुस्तान की सेना 135 करोड़ भारतीयों की सेना है, जबकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चाइनीज आर्मी कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की सेना है। मतलब 135 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ी है इंडियन आर्मी, उसके लिए काम करती है, सम्मान करती है, सलाम किया जाता है, सेना पर गर्व किया जाता है। सेना सब कुछ है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन चीन की सेना देश की नहीं बल्कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की एक सेना है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कल को यहां पर हो जाएगी कांग्रेस की सेना, वहां पर ऐसा है कि एक पार्टी की सेना है, देश की सेना नहीं है। और चीन के सैनिक वही करते हैं जो उनकी पार्टी उन्हें करने के लिए कहती है, देश नहीं, पार्टी। वही भारतीय सेना की बात यहां पर करें तो वो भारत के लोगों के लिए आदर्श है, चाहे उसका अनुशासन हो, चाहे उसका सेवा का भाव हो, हर कोई भारतीय सेना का मुरीद है। भारत के लोग हर परिस्थिति में अपनी सेना के साथ खड़े होते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन चीन में जनता के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कोई जुड़ाव नहीं है, बल्कि जो आपने थोड़ी देर पहले तियानमेन स्क्वायर पर टैंकमैन की तस्वीर देखी, दरअसल वो पीएलए को खुली चुनौती थी। मतलब यहाँ पर लोग सेना को सलाम करते हैं, वहां पर लोग सेना को कहते हैं कि दमनकारी है, वहां की सेना जुल्म करती है चीन की सेना। भारत में एक एक सैनिक की शहादत पर गर्व किया जाता है, लेकिन चीन में सैनिकों के मारे जाने से जनता को कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि पार्टी की है, देश की तो है ही नहीं। यानी कि चीन की सेना को चीन की जनता का उतना समर्थन हासिल नहीं है। जहां भारत में तो सेना को सब कुछ कहा जाता है, सेना को भगवान का दर्जा दिया जाता है, सेना से हमारा अस्तित्व है ये तक कहा जाता है। जी हाँ, हिंदुस्तान की सेना में सेवा का भाव है और इसीलिए उसके साथ जनता का कनेक्ट है। हमारे दुश्मनों का संहार करते हैं भारतीय सेना के वीर, जबकि चीन की सेना के बारे में पीपल्स लिबरेशन आर्मी दरअसल कहना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेना नहीं है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने ही सिविलियंस पर जुल्म ढाती है। और चीन के कैरेक्टर को अगर समझना है तो प्लीज जरूर ढूंढिएगा क्या चीन में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और आखिरी अवार्ड कब दिया गया था। देखिए, सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच बातचीत आप जानते हैं चल रही है। ये भी बताया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजनयिक स्तर की बातचीत भी मुमकिन है, संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत जो है वो हो सकती है, ये बताया जा रहा है। भारत का रुख यहाँ पर आपको समझना है बिल्कुल साफ है। किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में चीन को मनमानी की छूट नहीं दी जाएगी। सीमा पर चीन जो भी हिमाकत करेगा, गुस्ताखी करेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत चीन तनाव के बीच ये वीडियो दोनों देशों के बीच की सरगर्मी और तेज कर सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कई न्यूज चैनलों की सुर्खियां बना हुआ है। हालांकि वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अपुष्ट वीडियो सिक्किम के नाकुला में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई गहमा गहमी की है। इसी साल 9 मई को सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों के बीच तनाव की खबर आई। 10 मई को भारतीय सेना की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि चीन के आक्रामक रुख की वजह से दोनों ओर के सैनिक घायल हुए हैं। इस वीडियो में भी सैनिकों के चेहरे पर मास्क है, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वीडियो हाल ही का है।
जी न्यूज पर हम इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सिक्किम से लेकर गलवान तक भारत का रुख साफ है कि भारत अब चीन की कोई धौंस बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन को गलवान की तरह ही सबक सिखाया जाएगा। भारत अपनी तरफ से शांति चाहता है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो चीन के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। और अब बात न गलवान की होगी न किसी और इलाके की। भारत का चीन को सीधा संदेश है कि गलवान पर बातचीत भूल जाओ, पहले अक्साई चिन वापस लाओ। अक्साई चिन जो भारत के जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है और उस पर चीन ने 1962 की जंग के दौरान जबरन कब्जा कर लिया। चीन अब अक्साई चिन पर अपना हक मानता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये इस नक्शे के जरिए देखिए। भारत की सीमाएं सिर्फ यहीं तक नहीं है जहां पर आज है। पूरा पीओके और ये अक्साई चिन जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसका असली नाम हम लोग छंग छेनमो बुलाते हैं, यानी उत्तर का सबसे बड़ा इलाका। ये चीन का इस इलाके पर कब्जा है, अक्साई चिन पर। पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, जिसे वापस लेना है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो इलाका आपका इस तरफ आकर पड़ेगा। और अब अगर हम आपको बताना चाहें, ये जो आज हम आपको एक जानकारी देंगे शक्सगम वैली के बारे में। शक्सगम वैली क्या है? ये लगभग आप ये कह सकते हैं कि 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फैली हुई है और शक्सगम वैली पीओके में थी, जिस पर भारत का लगातार दावा है। यह लद्दाख का 32 साल पुराना नक्शा है, जिसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने तैयार किया है। इस नक्शे में आपको अखंड भारत की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। इस नक्शे से यह भी समझा जा सकता है कि कैसे भारत का हिस्सा रहे अक्साई चिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब अक्साई चिन की तरफ भारत के कदम बढ़ चुके हैं। दरअसल अक्साई चिन का यह इलाका रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है और अखंड जम्मू कश्मीर तैयार करने के लिए भारत ने शुरुआत कर दी है। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और फैसला अब चीन को करना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होगा या शांति रहेगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गलवान तो झांकी है, अक्साई चिन अभी बाकी है। जल्दी से आपको बता देते हैं अक्साई चिन का पूरा विवाद है क्या। तो दरअसल अक्साई चिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। वर्ष 1959 तक चीन ने अक्साई चिन पर अपना कब्जा जो था वो मजबूत कर लिया। चीन ने दरअसल मैकमोहन लाइन को भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से खुले तौर पर इनकार कर दिया। खुले तौर पर वो तिब्बत को अपना अभिन्न अंग घोषित कर चुका था। चीन ने तिब्बत से होते हुए भारतीय सीमा तक हाईवे और सड़कें बना ली थी। इनमें एक हाईवे अक्साई चिन के इलाके में बना लिया था, जो कि भारत की जमीन पर था। फिर साल 1962 के युद्ध के बाद से अक्साई चिन पर चीन का कब्जा है। अक्साई चिन का क्षेत्रफल अगर आपको बताएं तो 38,000 वर्ग किलोमीटर है। 38,000 वर्ग किलोमीटर। राजनीतिक रूप से अक्साई चिन इलाका बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उसे पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत सौंप दी थी। तो कुल मिलाकर 38,000 वर्ग किलोमीटर हमने आपको पहले बताया और 5,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान द्वारा सौंपा गया। तो एक कुल हो जाता है 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। और ये इलाका डेनमार्क, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड जैसे एक एक देश के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मॉस्को में हो रहे विक्ट्री डे परेड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जो है उसके लिए रवाना हो चुके हैं। ये विजय दिवस परेड, विक्ट्री डे परेड 24 जून को होगी। एक तरफ भारत चीन के बीच तनाव, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा रशिया को और उस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम। दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर, रणनीतिक साझेदारी को लेकर काफी गहन चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस विजिट में, इस यात्रा में रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सचिव भी। आपको बता दें तीनों
दोनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक भी की राजनाथ सिंह ने निकलने से पहले, और माना यही जा रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय ये दौरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद सबका साथ, चीन का विनाश। Indians, countrymen, lend me your ears. देश हित में वक्त ब्रेकिंग का हो गया है, तो आपको बता दें भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कमांडर जनरल झाओ जोंकी, चीन ने इसे मिशन लद्दाख पर लगाया है। दरअसल आपको यह भी बता दें पश्चिमी थिएटर कमान का कमांडर है। अब तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जनरल झाओ जोंकी, ये मिशन लद्दाख जनरल झाओ जोंकी के दिमाग की उपज है, और डोकलाम में चीन की हार की खींच उतार रहा है जोंकी। इस तरह की खबरें हमको मिल रही है, और अब लद्दाख का जिम्मा इसे सौंपा गया। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा का। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे जो जनरल झाओ जोंकी है, दरअसल डोकलाम में जो भारत के हाथों शिकस्त मिली है, अब उसी खींच को मिटाने की कोशिश ये कर रहा है। दरअसल ये जनरल झाओ जोंकी बहुत ही एम्बिशियस जनरल हैं। ये जिनपिंग के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन बनने की जिनकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई। हालांकि ये चीनी सेना के सबसे बड़ी थिएटर कमांड यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर बनाए गए 1 फरवरी 2016 में, और ये जिनपिंग को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे ये जिनपिंग की नजरों में चढ़ जाए और इनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन की जिस पद की इनको ख्वाहिश है ये हो जाए। डोकलाम में इन्होंने कोशिश की, लेकिन डोकलाम में ये हार गए, और उसके बाद ये दरअसल जिनपिंग की नजरों से काफी उतर भी गए थे। दोबारा इन्होंने कोशिश लद्दाख में की है। ये इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसी इलाके में इन्होंने 20 साल तक नौकरी की। खास बात यह है कि जनरल जोंकी चीनी सेना के उन गिने चुने जनरलों में से एक हैं जिनको युद्ध का थोड़ा सा भी अनुभव है। दरअसल चीन की सेना ने बहुत लंबे वक्त से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, सिर्फ 79 में वियतनाम के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था, और जनरल जोंकी उस समय उस युद्ध में शामिल थे। ये मास एम्बुश लगाने में माहिर माने जाते हैं, यानी घात लगाकर सैनिकों की हत्या करने में इनको महारत हासिल है। और अगर आप गलवान की घटना को देखें तो उसमें इनकी इस खास महारत के सिग्नेचर निशान साफ नजर आते हैं। जो भी अभी तक खबरें आई हैं जो हम कल से चला रहे हैं, उसमें यह भी साफ है कि गलवान वैली में 15 जून को जो चीनी सैनिक तैनात थे वो अचानक बदल दिए गए थे। कुछ दूसरे चीनी सैनिक वहां पर लाए गए बताया था जी। और सारा कुछ जनरल जोंकी के दिमाग की उपज। ना उन्हें एसओपी का पता था, ना प्रोटोकॉल का पता था, लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि भारत के खिलाफ हर साजिश रचने वाला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कमांडर जनरल झाओ जोंकी को चीन ने मिशन लद्दाख पर लगा दिया है। ये पश्चिमी थिएटर कमान का कमांडर है, और ये भी बताया जा रहा है कि डोकलाम में जो 73 दिन तक स्टैंड ऑफ चला था, वहां पर जो हार का सामना करना पड़ा था, उसकी खींच ये लद्दाख में उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डोकलाम के बाद भी लद्दाख में भी मुंह की खानी पड़ी है। तो कृष्ण मोहन मिश्रा का रुख एक बार फिर से करेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जैसा कि आप बता रहे थे, जनरल झाओ जोंकी जो है, इनका रिकॉर्ड तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। 79 में शिकस्त, डोकलाम में शिकस्त, और नजर में चढ़ने के बजाय गिर ही रहे हैं। दरअसल चीनी सेना में ऊपर चढ़ने के लिए आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उससे ज्यादा मैटर करता है आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस। आपको जो चीनी पॉलिटिकल हायरार्की है वो आपको किस तरह से दिखती है। और जनरल जोंकी इसीलिए सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन के पद की लालसा लिए हुए किसी भी तरह जिनपिंग के नजरों में चढ़ना चाहते हैं। एक बार इनको इस पद के लिए कंसीडर नहीं किया गया, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह इस बार इनको इस पद पर इनको नियुक्ति मिल जाए। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि चीनी सेना के ऊपर थिएटर कमांडर से लेकर नीचे बटालियन कमांडर लेवल तक जो कमांडिंग ऑफिसर या जो भी कमांडर होता है उसके साथ एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है, जो कि बटालियन लेवल पर भी होता है। अगर बटालियन लेवल पर जो पॉलिटिकल कमिश्नर है उसकी हैसियत, उसकी औकात कमांडिंग अफसर से ज्यादा होती है, और इस तरह से जो भी पॉलिटिकल हायरार्की है वो सेना पर नियंत्रण रखती है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ, तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस कैसे होती है सीसीपी की? कृष्ण मोहन, आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी अदिति, जी पॉलिटिकल एमिसार वाला जो पॉइंट है आप उसको पूरा कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये साबित करता है कि कैसे सीसीपी कंट्रोल रखती है, बरकरार रखती है पीएलए पर। बिल्कुल। और पॉलिटिकल कमिश्नर की बात मैं बता रहा था कि बटालियन लेवल में भी जो पॉलिटिकल कमिश्नर होता है उसकी हैसियत, उसका रुतबा और उसका दबदबा कमांडिंग ऑफिसर से भी ज्यादा होता है। आप इसकी तुलना भारतीय सेना से करें, भारतीय सेना अपॉलिटिकल होती है। भारतीय सेना की मैसों में राजनीतिक डिस्कशन को टैबू माना जाता है। अगर आप मैच में बैठकर पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू करें तो या तो कोई इसमें भाग नहीं लेगा, और अगर आप फिर भी ना माने तो आपको बड़ी नम्रता के साथ रोक दिया जाएगा कि आप यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन ना करें। और कमांडिंग ऑफिसर से बड़ा कोई रुतबा, कोई हैसियत एक बटालियन के अंदर नहीं होती है। कर्नल संतोष बाबू के मामले में हमने ये देखा कि जब उनकी हत्या की गई तो उसके बाद किस तरह से बटालियन बेकाबू हो गई गुस्से में। लेकिन चीन में आपके मिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण इस चीज ये बात होती है कि पॉलिटिकल हायरार्की आपको किस रूप में देखती है, वो आपसे कितनी प्रसन्न है। आपको मैं एक और बात बताता हूं कि कुछ अफसर से मेरी बात हुई जो कभी नाथुला में पोस्टेड थे, तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग मिलते हैं तो उस समय जो चीनी सैनिक ऑफिसर्स होते हैं उनकी वाइफ्स भी आती हैं कई बार, और उनसे मुलाकात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसी पोस्टिंग के लिए जहां पर वो फैमिली रख सके, उसके लिए भी उनको पॉलिटिकल कमिश्नर की सिफारिश की जरूरत होती है। यानी अगर वो चाल चलन अच्छा समझेगा तभी आपको ऐसी पोस्टिंग मिलेगी जिसमें आप अपनी फैमिली रख सकते। ठीक, अच्छा कृष्णमोहन, एक अपडेट ये भी दे दीजिए, कोर कमांडर सर की जो बातचीत हुई उसका क्या हुआ? बातचीत में कुछ निकल कर आया? बहुत लंबी बातचीत चल रही है अमन। आप ये समझें कि ये बातचीत करीब 11:30-12 बजे शुरू हुई है और अभी 9:15 बज रहे हैं। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है। 9 घंटे हो चुके हैं, बहुत लंबी बातचीत है। हालांकि 6 जून को जो बातचीत हुई थी वो भी लंबी चली थी, लेकिन इतनी लंबी बातचीत चलते हुए देखा नहीं गया था। दरअसल पॉइंट्स जो वहां से निकल के आ रहे हैं वो ये है कि भारत किसी भी स्थिति में अप्रैल से पहले की स्थिति स्टेटस को के लिए चाहता है, और उससे कम में भारत कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जो भी खबर आएगी, जो भी इस मीटिंग के बाद जो आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 9 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मीटिंग खत्म नहीं हुई। अमन, बिल्कुल, बहुत लंबी बातचीत, 11:30 बजे इसका टाइम था, तो करीब 9 घंटे और अभी तक ये बातचीत जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन मिश्रा फिलहाल आपका। अब हम आपसे बिहार रेजिमेंट की बात करेंगे। गलवान घाटी की घटना के बाद पूरे देश में बिहार रेजिमेंट के शौर्य की चर्चा हो रही है, उनके पराक्रम की चर्चा हो रही है। गलवान घाटी में चीन से हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के जवानों ने बिना हथियार उठाए चीन के 45 से 50 सैनिकों की गर्दन और पीठ तोड़ दी, और यकीन मानिए सिंबलिज्म में अगर इसे कहें तो चीन की रीढ़ पर हमला था। लेकिन ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि बिहार रेजिमेंट में पूरे देश का प्रतिनिधित्व है। मतलब कह रहे थे ना कि पूरे भारत से, पूरे देश से सामना हुआ था 15 जून को रात 9 बजे गलवान घाटी में पूरे देश से सामना हुआ था। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार रेजिमेंट में पूरे देश का प्रतिनिधित्व है। कहने को ये बिहार रेजिमेंट है, लेकिन इसमें लगभग सभी राज्यों के सैनिक शामिल हैं जिन्होंने गलवान घाटी में चीन ने जो नापाक कोशिश की उसे धूल चटा दी। सबके साथ मिलकर चीन के विनाश की गाथा लिखी। ये ही है बिहार रेजिमेंट। इनकी शौर्य गाथा सुनना जरूरी है आपके लिए। देखा नहीं कभी मोगल, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हक पर। साक्षी है इतिहास से, याद हमें है कथा उनकी आन बान और शान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। भारतीय सेना की पराक्रमी बिहार रेजिमेंट दशकों से युद्ध के मैदान में वीरता की लंबी लकीर खींचने वाले बिहार रेजिमेंट के योद्धा, जिनके अदम्य साहस से कांप उठती है चीन और पाकिस्तान की सेना। गलवान घाटी में 15-16 जून की मध्य रात्रि इसी बिहार रेजिमेंट के बहादुर वीर जवानों ने चीन के 40 से 50 सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। बिना हथियार उठाए चीन के सैनिकों को वो सबक सिखाया था कि चीन अब भूलकर भी भारतीय सीमा में घुसपैठ की गलती नहीं करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं।
गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के सामने बिहार रेजिमेंट के जवानों का पराक्रम ऐसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इसे पूरे बिहार का गर्व बताया था। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय सेना ने भी बिहार रेजिमेंट को अनोखे अंदाज में सलामी दी। नॉर्दर्न कमांड ने एक दिन पहले ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट किया और बिहार रेजिमेंट की शौर्य गाथा बताते हुए जय बजरंग बली का उद्घोष किया। They were born to fight. They do what they do. They're not the bats. They are the Batman. बजरंग बली की जय। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार रेजिमेंट को सबका साथ और चीन का विनाश करने वाला रेजिमेंट हम क्यों कह रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कहने को तो ये भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट है, लेकिन इस रेजिमेंट में देश के अलग अलग राज्यों के जवान शामिल थे। 16 बिहार रेजिमेंट और 12 बिहार रेजिमेंट के कुल शहीद 13 जवानों का संबंध देश के अलग अलग राज्यों से है। इनमें शहीद कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन वो बिहार के नहीं बल्कि तेलंगाना में हैदराबाद के रहने वाले थे। इसी तरह 16 बिहार रेजिमेंट में कर्नल संतोष बाबू के अलावा शहीद नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले थे। शहीद हवलदार सुनील कुमार बिहार में पटना के रहने वाले थे। शहीद नायक दीपक कुमार मध्य प्रदेश के रीवा के निवासी थे। शहीद सिपाही चंद्रकांता प्रधान ओडिशा के कंधमाल के रहने वाले थे। शहीद सिपाही चंदन कुमार बिहार के भोजपुर के। शहीद सिपाही कुंदन कुमार बिहार के सहरसा के और शहीद सिपाही अमन कुमार बिहार के समस्तीपुर के निवासी थे। इनके अलावा 12 बिहार रेजिमेंट की बात करें तो 12 बिहार रेजिमेंट के शहीद सिपाही जय किशोर सिंह बिहार के वैशाली के और शहीद सिपाही गणेश हंसदार झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले थे। इस जानकारी से अवश्य ही बिहार रेजिमेंट पर आपका गर्व और ज्यादा बढ़ गया होगा। आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि 15-16 जून की मध्य रात्रि चीन के सैनिकों के सामने सिर्फ बिहार रेजिमेंट नहीं था, बल्कि एक तरह से पूरा देश सीना तान कर खड़ा हो गया था। यानी उस रात सबका साथ था और सबका साथ पाकर हमारे जवान चीन का विनाश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो रही बिहार रेजिमेंट की शौर्य गाथा और गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन ने अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक अपने फाइटर जेट तैनात किए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दरअसल ये तो है चिंता बढ़ाने वाली खबर, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये कहीं से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बताइए अमन। क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए आप जानते हैं भारतीय वायुसेना का कोई सानी नहीं है। जिस तरह की तैयारी भारतीय वायुसेना की है, जिस तरह के वक्तव्य आरकेएस भदौरिया ये चीफ मार्शल के हैं। अब देश हित में हम आपको वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन का भ्रमजाल तोड़ने वाली तैयारी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर सैनिकों की संख्या की तुलना करें तो भारत के उत्तरी, मध्य और पूर्वी कमांड्स को मिलाकर चीन की सीमा के पास करीब 2.25 लाख सैनिक तैनात हैं। जबकि चीन के तिब्बत, शिनजियांग और वेस्टर्न थिएटर कमांड को अगर मिला दिया जाए तो कुल 2,34,000 के बीच जो है वो सैनिक वहां पर तैनात हैं। यानी सैनिकों की संख्या का अगर कंपैरिजन करें तो करीब करीब बराबरी की ही तैनाती है। अब दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करते हैं तो चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास हैं 157 लड़ाकू विमान, जबकि चीन का सामना करने के लिए भारत के पास 270 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ उस इलाके में 270 लड़ाकू विमान यहीं पर तैनात हैं। और अगर चीन की बात करी जाए तो 157 के करीब इस इलाके में। तो यानी लड़ाकू विमानों के मामले में भारत ने चीन के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है। अब इसी तरह से अगर दोनों देशों की परमाणु शक्ति और मिसाइलों की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो चीन के पास है 104 मिसाइल जो भारत में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। चीन के पास 104 और भारत के पास 10 अग्नि 3 मिसाइल जो चीन में कहीं भी हमला कर सकती हैं।
इसके अलावा 8 अग्नि 2 मिसाइलें हैं जो सेंट्रल चीन तक के इलाके को टारगेट कर सकती हैं और 8 अग्नि 2 मिसाइल ऐसी हैं जो तिब्बत में चीन को निशाना बनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ जानकारी आपके लिए, तैयारी पूरी है। ये है लद्दाख में रहने वाले एलहुड जॉर्ज। इन्हें शायद आप वैसे तो न जानते हो, लेकिन जब आप इनकी वीरता की कहानी सुनेंगे तो विश्वास कीजिए आप इन पर गर्व किए बिना रह नहीं पाएंगे। एलहुड जॉर्ज 1962 की जंग के हीरो हैं। चीन के सैनिकों को धूल चटाने वाले योद्धा हैं। लद्दाख के साबू गांव में एलहुड जॉर्ज का घर है। जी न्यूज की टीम साबू गांव में उनके घर पहुंची और चीन से चल रहे ताजा तनाव पर विशेष बातचीत की। एलहुड जॉर्ज ने हमसे 1962 की लड़ाई से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की। एलहुड जॉर्ज ने हमें बताया कि 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को उस समय चीन पर बहुत भरोसा था। हमारी सरकार तब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रही थी, लेकिन चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया। चीन से भीषण युद्ध हुआ। उस समय भारतीय जवानों के पास हथियार के नाम पर सिर्फ 303 की बंदूकें थी और इसी बंदूक के सहारे चीन से पूरी जंग लड़ी गई। मैं समझता हूँ इंडिया खुद भी जंग करने की प्रिपरेशन में नहीं थे। इंडिया धोखे में आ गए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई चोइनला के रहे थे, तो उसी में हमने सोचा कि हम अमन पसंद लोग हैं, शायद ये ठीक ही कह रहे होंगे। हमारे पास हथियार कम थे, वेपन बहुत कम थे। हमारे पास 303 राइफल के अलावा और कुछ नहीं था। 1962 के वीर एलहुड जॉर्ज उस युद्ध को ढलती उम्र में भी भुला नहीं पाए हैं। उन्होंने हमें उन दिनों की मुश्किल परिस्थितियों के बारे में बताया, कैसे तब हमारे जवान लेह से चलकर डीबीओ और गलवान घाटी तक पैदल जाते थे, कितनी बार की कोशिशों में नदी पार करते थे, यहां तक कि जब जवानों के घोड़े थक जाते थे तब एलहुड जॉर्ज और उनके साथी अपनी रोटियां तक इन घोड़ों को खिला दिया करते थे। हम पैदल करके शाहरुख दरिया को नंगे पैर हम गुजर गए और जो चिपचाप रिवर है दौलत बेग सुल्तान चुस्कू मोरगो तक पहुंचने तक वो पानी चिपचिया रिवर जो है जिगजाग करके इस तरीके से 180 बार हमको क्रॉस करना पड़ता है। चाइनीज ने हमको जगह दिया 62 में, उसके बाद 62 में जगाने के बाद हम अब बहुत प्रिपेयर हैं। उसके निस्बत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे घोड़ों को वो राशन ख़त्म हो गया, हम अपने खाने में से भी उनको बचाकर रोटी कच्चा रोटी भी उनको बचाकर रोटी कच्चा रोटी खिला कर लेते। एलहुड जॉर्ज ने 1962 से लेकर आज के 2020 के नए हिंदुस्तान को करीब से देखा है। तब के और आज के नए भारत की ताकत को जानते समझते हैं और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ ये भी कहते हैं कि गलवान में जो कुछ हुआ उसके पीछे असल में चीन का डर छिपा है, क्योंकि चीन जानता है कि ये नया हिंदुस्तान छेड़ने पर छोड़ता नहीं है और चीन से अक्साई चिन दोबारा हासिल करने का दम भी रखता है। गलवान नाला जो है आज तक इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, आज इसलिए इम्पोर्टेंस हुआ, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमने दुर्बुक शाहरुख से लेकर डीबीओ के लिए पक्की सड़क बनाना शुरू कर दिया। उससे चीन को ये खदशा हुआ, इसलिए बेहतर है कि गलवान नाले को कब्जा करके हम भी सुपर पावर में शामिल हुआ है। ठीक है, मैं समझता हूँ आज तो मुकाबला डट के होगा। 62 और 20 की में बहुत अंतर है, अब हमने उसको लेना चाहिए अभी। एलहुड जॉर्ज का पूरा परिवार देश की सेवा कर रहा है। 1962 में एलहुड जॉर्ज ने अपने पराक्रम से चीन को दहलाया था। 2020 में जॉर्ज के बेटे देश की सेवा में जुटे हैं। वो लद्दाख स्काउट में हैं और इन दिनों पेंगोंग में पोस्टेड हैं। लद्दाख के साबू गांव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। जवाब में भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सेना ने पाकिस्तान की सिंध रेजिमेंट का एक जेसीओ मार गिराया है। साथ ही 8 पाकिस्तानी सैनिक भी घायल हुए। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बातचीत की अपील की। कल भी सैन्य स्तर की बातचीत जारी रहेगी। भारत और चीन के बीच अब संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत भी हो सकती है।
गलवान घाटी में अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से चीन ने इनकार कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर सवाल किया गया, जिसका प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कोई जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिन के दौरे पर गए हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री मॉस्को में विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह रूस के साथ रक्षा और रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री भी बतौर मेहमान मौजूद रहेंगे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों के बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जल्द ही लद्दाख का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख लद्दाख में मौजूदा हालात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी लेह और कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक भारतीय सेना को असाधारण परिस्थितियों में हथियार और गोला बारूद चलाने की इजाजत दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक एलएसी पर सैनिक निहत्थे रहते हैं। देश में फिलहाल इतना ही।